प्लेन ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसके अंदर है कोण। तो कोण होता क्या एक्चुअल में, एक पॉइंट की दो रेखा अगर निकल रही है तो ये बनने वाली आकृति कहलाती है कोण। एक पॉइंट है दो रेज, एक तो होता किरण, देखो एक शब्द होता किरण, एक होती है रेखा और एक होता रेखाखंड। इन तीनों में अंतर है। किरण तो क्या होता है, एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अंत पॉइंट नहीं होता, लगातार चलती है। मतलब इसका स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु तो होता है, अंतिम बिंदु अनंत तक जाता है। रेखा का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों नहीं होते, ये कहते हैं ना। हाँ, और रेखाखंड होता है एक रेखा का टुकड़ा, ये डॉट, ये है डॉट लगा देते खाली, ठीक है। ये रेखाखंड, इसकी लंबाई भी हो जाती है, फिर इनकी लंबाई भी नहीं होती क्योंकि अनंत तक जा रही है, ये भी अनंत है और ये भी अनंत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कोण कि एक बिंदु से दो रेखाएं निकल रही है, किरण निकल रही है, तो बनने वाली आकृति कहलाती है कोण। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, मैथ के बंदे को परिभाषा कहीं नहीं पूछना, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ कोण, एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेज, चाहो तो लिख सकते हो रेज। और रेखा को लाइन, और इसको लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो एक तो टाइप है, सब जानते हैं न्यून कोण, छोटे छोटे, एक बार बस थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं क्योंकि अपना चैप्टर ही आज है ना कोण पर आधारित है कि आसन कोण किससे कहते हैं, सम्मुख कोण किसे कहते हैं, इन दोनों में संबंध क्या है, अंत्य कोण, अंत्य आसन कोण, जो छोटी छोटी चीज है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर अगला दो वीडियो अगर बन जाती है तो दो वीडियो दिखाएंगे छोटी छोटी, नहीं तो फिर एक तो है ही, जितना टाइम मिलेगा, मतलब 2 घंटे में जो हो जाएगा जितना करा। तो न्यून कोण थीटा लेस देन 90 डिग्री, उतार लिया। अब मैं थोड़ा मिटाने की कोशिश कम करूंगा, ऊपर बढ़ाता जाऊंगा। दूसरा है, अच्छा तुम्हारा क्या है, मेरे को एक तो ये बता देना, मोबाइल नंबर वगैरह एक कागज पे लिख देना, तो मैं तुम्हें उससे जोड़ दूंगा, सबको वीडियो मिल जाएगी। अब तुमको क्या है, थीटा 90, ये तो कहलाता है समकोण, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट एंगल, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक होता है अधिक कोण, थीटा आपका 90 से तो ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। चौथा है सरल कोण, थीटा 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इधर का, उतार रहे हो ना साथ साथ, कोई दिक्कत थोड़ी, बोल देना रोक दूंगा वहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। एक होता है बृहत कोण, इसको बोलता है रिफ्लेक्स एंगल। देखो स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं इंग्लिश का आदमी नहीं हूँ, ठीक है। अगर साहब तो मजा आएगा, गुरुजी ने तो RI ना लिखो, RE लिख दियो है, इसलिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ, हिंदी को हंस बृहत कोण। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल, ये होता है आपका एंगल। देखो बढ़ाता जा रहा हूँ लाइन को, इस लाइन को थोड़ा थोड़ा टर्न होता जा रहा है, ये है ना, ये लाइन टर्न होती जा रही है। हाँ,
तो ये है थीटा आपका 180 से तो ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। ठीक है, थीटा का मान 180 ज्यादा। और एक होता है कंप्लीट सर्कल, ठीक है, जो पूरा घूम जाता है ये एंगल, इसी पे आगे दोनों एरो यहीं आगे। ठीक है, तो ये होता था थीटा 360। ये वेल नोन है, ज्यादा नहीं अपन को ज्यादा दिमाग में, वैसे कंप्लीट सर्किल ही बोलते हैं भाई। एक सर्किल में 360 डिग्री, दो सर्किल में 720 डिग्री, तीन सर्किल घूम गया तो 180 का मतलब ये। अगर एक चक्कर जिसको बोलते हैं एक चक्कर, हाँ ये सिस्टम। अब आता है मेन जो एंगल है, एक है इसके अंदर आपका, दूसरा नंबर डाल दे तो वो था सी सबमुखकोण। सी सबमुखकोण, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर दो रेखा काट रही है आपस में इस तरह, तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, ये ए बी मान लो और ये सी डी। तो सी सममुख बोला किसको है? एंगल एक है ना, एंगल एक का सी सममुख तो एंगल 3 है। क्रॉस क्या करती है ना, एंगल एक का सी सममुख कौन है? एंगल एक का शीर्षाभिमुख कौन? 3। और एंगल दो का एंगल हो जाएगा 4। भाई पूछे एंगल एक का शीर्षाभिमुख कौन क्या है, तो 3 लगा दो। और शीर्षाभिमुख कौन दोनों बराबर भी होते हैं, बराबर भी होते हैं, शीर्षाभिमुख कौन बराबर भी होते हैं। शीर्षा बराबर, ये ध्यान नोट कर लेना इसको। ये तो क्या है यार, मेरे को लिखना पड़ रहा है। अब मेरी जो पीडीएफ 11th 12th की है ना, उसमें तो टॉपिक आ जाएगा अपना लिखा हुआ, टॉपिक भी आ जाएगा, डायग्राम बना भी आ जाएगा। हाँ मेरे मेहनत आदि हो जाएगी बिल्कुल। ये इसमें नहीं है खाली, ये क्या उता लिया ना। अब आता है अपना दूसरा कौन है, पूरक कौन। पूरक कौन, इसको बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री क्या होता है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग, तो एक कोण दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। यदि दो कोण का योग दो कोण का दो कोण का 90 डिग्री हो, तो वो तो एक कोण दूसरे का पूरक कोण कहलाता है।
अगर ऐसे पूछे एंगल ए है वो है 20 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 70 डिग्री। ठीक है, ए का पूरक कोण अगर आपका एक एंगल थीटा है तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अरे थीटा लिखते हैं 90 माइनस। ठीक है, एक एंगल अगर 0 है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 90। अरे टोटल 90 करना है मेरे को, तो कैसे करो? और एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो का पूरक कोण क्या होगा? पूरक। अब आता है संपूरक कोण। अच्छा, पूरक कोण के लिए एक चीज और है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बगल में है एक, कि ये कोण इसके साथ ही हो, ऐसा नहीं कि थीटा है तो ये सब ये हो गया, ऐसा जरूर नहीं है, बगल में ही। एक शब्द और आएगा अंत आसन कोण। अंत, हाँ, तो पड़ोसी होना चाहिए फिर वो। आसन शब्द तो पूरक कोण अगर ये मान लो, जैसे ये ट्राइंगल है, ये अगर 30 है ना तो ये आपका 60 हो गया, तो ये इसका पूरक हो गया। जरूर नहीं एक कोण, सामने वाला भी हो सकता है। पूरक कोण के लिए उसी डायग्राम में दूसरा एंगल भी ले सकते हो, बगल का जरूर नहीं। अंत आसन कोण में जस्ट पड़ोसी लेना पड़ता है, और पूरक कोण में, हाँ, जैसे मैं लिख दूं अंत पूरक कोण, तो अंत पूरक तो जस्ट अंत आसन पूरक कोण, आसन शब्द लग गया ना, तो आसन का मतलब जस्ट पड़ोसी होना चाहिए फिर उसका। पूरक का मतलब 90 हो, कहीं पे भी हो हमारी तरफ से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक होता है संपूरक कोण, मिटा दो आगे, मिटा क्या, मिटाने की मनाही कर दिया तो। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो एक कोण दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। अगर ए आपका 40 डिग्री है तो का संपूरक हो जाएगा, 180 में से 40 घटा दो, 140। और ये अगर थीटा है तो इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा। नहीं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा इसमें। अब ये बीच में क्वेश्चन लूंगा ना, उतारने पड़ेंगे आप, क्योंकि एग्जाम्पल में लिखा नहीं तो इसको उतारना पड़ेगा। जो मैं उसको लिखा हूं ना क्वेश्चन, उसमें दिक्कत नहीं है। देखो एक क्वेश्चन, वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण का दुगना हो। वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण का दुगना हो। ठीक है, तो अगर माना थीटा एंगल है, माना कोण थीटा है, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा? संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा। अब कंडीशन डालो कि वह कोण ज्ञात जो अपने संपूरक कोण का दुगना हो।
तो ये कोण तो लेकिन इसका डबल हो, तो ये होगा 2, ये डबल है तो किसको डबल करना पड़ेगा? हाँ, तो ये अपने संपूरक कोण का दुगना हो तो किसको डबल करूं? थीटा को या 180 माइनस थीटा को? 180 माइनस थीटा को डबल करना, ये खुद तो डबल है ना, बराबर करना ना। अपने संपूरक कोण का डबल है, इक्वेशन बराबर तो लाना पड़ेगा, क्या करो, संपूरक कोण को डबल करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, तो ये होगा 3 थीटा बराबर 360 और थीटा बराबर हो जाएगा आपका 120। अब चेक भी कर लो, अगर थीटा आपका 120 है तो उसका संपूरक कोण कितना होगा? 60, 60 का डबल। ये को लेते हैं छोटा सा, बता लिया ना। देखो वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण से 18 अधिक 18 डिग्री, वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण से 18 डिग्री ज्यादा हो। अब यहां पे आएगा देखो, माना कोण थीटा है जो अपने संपूरक कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, तो ये हो गया थीटा माइनस 180 माइनस थीटा बराबर 18। ये कौन थीटा है, इसका संपूरक कौन, ये अब ये कितना ज्यादा अधिक है? 18, तो इसमें से घटाओ तो 18 आना चाहिए ना। नहीं है इसमें कंफ्यूजन है क्या? तो ये थीटा मान लिया, इसका संपूरक कौन क्या होगा? 180 माइनस थीटा, कितना ज्यादा होना चाहिए? 18, तो हटा दिया। वो दुगना तिगना तो गुणा करना पड़ रहा है, इसमें तो ज्यादा तो वैसे घटाओगे, तो कितना आएगा? थीटा माइनस 180 माइनस प्लस थीटा बराबर 18, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 180 प्लस 80 198, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 99। अब देख लो, अब थीटा 99 आ रहा है तो संपूरक कोण निकालोगे, तो संपूरक कोण कितना आएगा? एक सौ अस्सी में से 99 घटाओ, कितना आ रहा है? 88 81, तो 180 माइनस 99। अब डिफरेंस देख लो, चेक कर लो। 99 और 81 में क्या संबंध है? 99 और 81 में क्या संबंध? आगे समझ नहीं आया? एक क्वेश्चन और लिखो छोटा सा। वह कोण ज्ञात करो जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का दुगना हो, उसके पूरक कोण का, वह कोण ज्ञात करो जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का दुगना हो। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो चीज तो वही है। वह कोण ज्ञात करो जिसका संपूरक कोण उसी कोण के पूरक कोण का दुगना हो। मतलब दोनों रिलेशन कर दिया, संपूरक भी ले लिया
पूरक भी ले लिया। कोण ऐसा निकालना है उसका संपूरक कोण भी निकालेंगे, कोण ऐसा निकालना है उसका उसी कोण का संपूरक कोण पूरक भी निकालेंगे, और संपूरक कोण पूरक कोण का कितना आना चाहिए, दुगना। देख लेते, चेक करके पता लग जाएगा। माना कोण थीटा है, अब इसका संपूरक कोण बोलो, इसका संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा। और इसका पूरक कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, इसी कोण का। ठीक है, अब क्या रिलेशन है कि ये कोण वो है जिसका संपूरक कोण ये निकाल दिया, उसी कोण का पूरक कोण ये निकाल दिया। पूरक में 90 से कटता है, लेकिन रिलेशन है कि जो संपूरक कोण है उसी कोण का पूरक कोण का दुगना हो, तो ये डबल है, तो किसको गुणा करके बराबर हो जाए, तो अपन को करना पड़ेगा 180 माइनस थीटा बराबर ट्वाइस ऑफ, भाई संपूरक कोण डबल होगा लेकिन अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाए। तो कितना करो 180 माइनस थीटा बराबर, ये थीटा बराबर कितना आ गया 0। हाँ तो बता दो, पता चल जाएगा, टेंशन क्यों कर रहे हो, टेंशन क्यों कर रहे हो। हाँ अब देखो सही है, जब ये थीटा आपका 0 आ रहा है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा 180, इसका पूरक कोण कितना होगा 90। 180 90 में क्या रिलेशन है, सही तो भाई, ये आपका 0 है तो इसका संपूरक कोण कितना आएगा 180, और इसका पूरक कोण कितना आएगा 90। अब संपूरक पूरक में देखो रिलेशन क्या है, कि वो 180 और 90 क्या रिलेशन है, हो गया ना पूरक। अगर इसी को अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या करें, इसको तिगना कर देते हैं तो वैल्यू भी आ जाएगी, तो क्या आती है, तिगना कर दो दुगना कर देते। अगर यदि कोण तिगना हो तो क्या, तो देखो क्या था, लिख दो इसको थोड़ा सा और कर देता, ठीक है, वापिस कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, और इसमें डाल दो यदि, नीचे एक लाइन डाल के यदि ये कोण तिगना हो तो, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा। वह कोण ज्ञात करो जिसका संपूरक कोण उसी कोण के पूरक कोण का तिगना हो, ये कर दिया। अब थोड़ा सा, अब यहां पे क्या आ जाएगा, वही सेम, यहां पे 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, 180 ये हो जाएगा 90, तो थीटा बराबर 45। अब चेक करो पता चल जाएगा, ये थीटा 45 है, इसका संपूरक कोण कितना आएगा 135, इसका पूरक कोण कितना आएगा 45, तो 45 और 135 में क्या रिलेशन है, तिगना ना, वो संपूरक कोण इसका तिगना आ जाएगा। नहीं? अब चलते हैं अगला कोण की बात करते हैं, अंत्यासन कोण। इस लाइन को समझना ढंग से, आसन शब्द आ रहा है इसके अंदर, अंत्यासन आसन कोण सोते, अंत हटा दो, आसन कोण, अंत बाहर ये तो आ जाएगा बाद में, आसन कोण। देखो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट कॉमन होगा, एक वेनिस रेखा होगी, एक लाइन, और वो लाइन के एक एंगल इधर होगा और इस लाइन के इधर होगा। मैं डेफिनेशन तो मैं लिखा दूंगा, भी सुनो, एक पॉइंट ओ है और ओ है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बने दो कोण, ये पड़ोसी हो गए ना जस्ट, उभयनिष्ठ एक इधर है तो ये पड़ोसी था आपस में, कॉमन ऐसे डाल दी, तो इसकी डेफिनेशन उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बने दो कोण आसन कोण कहलाता है। उभयनिष्ठ
भुजा के विपरीत बने दो कोण। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बने दो कोण। आसन कोण कहलाता है। देखो इसके अंदर अगर मैं ये नापता हूं, देखो समझना, एक एंगल ये है और एक एंगल ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। ये आपकी लाइन ओ है। अब ये अंत आसन नहीं है, आपने कह लिया उभयनिष्ठ जो आपकी उभयनिष्ठ रेखा है या उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत कोण। क्या आपने क्या करा, एक ही तरफ बना दिए, तो अल्फा और बीटा क्या है, आसन कोण नहीं है, क्योंकि आप एंगल जो नाप रहे हो ना इस लाइन से नाप रहे हो, तो इस लाइन से तो एक तरफ तो हो गए। अरे एक मकान ये है, इस मकान के एक पड़ोसी एक और आगे चला गया, वो पड़ोसी मेरा इस मकान की है तो इधर हो, जैसी बाउंड्री कॉमन बाउंड्री होती है ना दोनों की, पड़ोसी की बाउंड्री क्या होती है, कॉमन बाउंड्री तो होती है ना, ये इस बाउंड्री के इधर है, एक इधर है। आपने क्या करा, इस मकान के दूसरा तरफ चले गए, मतलब भाई एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री है, तीन बाउंड्री मान, ये बाउंड्री इसके पड़ोसी ये इस बाउंड्री से एक उधर एक और आगे ले ली, तो ये क्या है, अंत है, वो आसन कोण नहीं है। एक एंगल इधर होना चाहिए, एक एंगल इधर होना चाहिए, ये कॉमन होनी चाहिए लाइन, इस हाँ एक तरफ नहीं होनी चाहिए ये। तो ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आसन कोण नहीं है। जबकि यहां पर ऊपर वाले में अल्फा बे बीटा आसन कोण। ठीक है, इसको इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में विपरीत, ये इस पे थोड़ा ध्यान रखना, इस पे गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो कोणों का रेखीय गुण, अगला एक पर मिटा दूं आगे। अरे आपको कोई दिक्कत थी ना, कोणों का रेखिक युग्म, इसको भी समझना, कोणों का रेखिक युग्म क्या मतलब है। देखो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी, सेम इसी से निकली है, और ये कोण आपका अल्फा होगा इधर, और एक कोण बीटा होगा इसी से। तो उभयनिष्ठ भुजा के अगर कहने का मतलब है अंत्य आसन, अंत्य सॉरी आसन कोणों का योग अगर 180 हो गया, अल्फा बीटा का योग कितना है, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ये कोणों का रेखिक बोलते हैं, मतलब एक रेखा बना ली इन कोणों, रेखिक पेयर हो गया। यदि आसन कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इनको कोणों का रेखिक युग्म कहते हैं। तो इन्हें कोणों का रेखिक युग्म कहते हैं। यदि आसन कोणों का योग 180 हो। अब मेरे को यह बताओ, अच्छा ये कोणों का रेखिक 180 हो गया तो संपूरक कोण भी हो गया, संपूरक कोण हो गया ना। तो कोणों का रेखिक युग्म संपूरक कोण होता है,
और दोनों का योग 180 हो गया ना, तो जब दो कोणों का योग 180 हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? समपूरक कोण। तो मेरा ये कहना है कि आसन जो आपका कोणों का रेखीय गुण तो संपूरक कोण है, लेकिन संपूरक कोण कोणों का रेखीय गुण होता है क्या? उल्टा बोलो, उल्टा सही है क्या? सवाल सुनो, कोणों का रेखीय गुण तो संपूरक कोण है, ठीक है, लेकिन संपूरक कोण कोणों का रेखीय गुण होना जरूरी है, होता है क्या? जरूर नहीं है, क्योंकि उसमें 180 की शर्त है। 180 जैसे चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, जो चतुर्भुज बनता है ना, ये कोण अगर 70 है तो 110 होता है। ये संपूरक कोण, कोणों ये संपूरक कोण तो मैंने बोला नहीं बगल का होना चाहिए। दो कोणों का योग क्या बोला था? 180। पूरक के लिए बोला था ना मैंने, पड़ोसी का नाम बोला क्या? यहां पे शब्द क्या आ रहा था? क्योंकि पूरक संपूरक के साथ कोई पड़ोसी नहीं आया, ठीक है। कहीं हो 70 का संपूरक 110, एक दूसरे से पड़ोसी हो, मेरे कहीं से मेरे को तो आपने बोला 70 में तो सीधा घटाऊं, मुझे क्या पता पड़ोसी हो ना हो, मुझे तो सीधा 110 करना ही हो। और पूरक के लिए क्या करना? 90 करना। लेकिन यहाँ पे आसन शब्द आ जाए ना, आसन कौन, तो पड़ोसी देखना, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो कि कोणों का रेखीय गुण, कोणों का रेखीय गुण संपूरक कौन होता है? कोणों का रेखीय गुण संपूरक कौन होता है? कोणों का रेखीय गुण संपूरक कौन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है संपूरक कोण कोणों का रेखीय गुण। देखिए, अच्छा इसके आगे लगा लो प्रत्येक को लगा दो, जिससे रहेगा प्रत्येक कोणों का रेखीय गुण संपूरक कोण होता है, प्रत्येक कोणों का रेखीय गुण संपूरक कोण होता है, लेकिन प्रत्येक संपूरक कोण कोणों का रेखीय गुण कोणों का रेखीय गुण नहीं होता। लेकिन एक शब्द और आ सकता है कि कोणों का रेखीय गुण आसन संपूरक कौन होता है? आसन संपूरक कौन कौन करो? आसन संपूरक, आसन पड़ोसी हो गया, तो आसन संपूरक कौन क्या होता है? एक नाम और इसका, आसन संपूरक कौन। एक नोट ऑर्डर, आसन संपूरक कोण। देखो क्या लिखा है, संपूरक कोण तो कोणों का रेखीय नहीं होता, लेकिन आसन संपूरक कोण क्या होता है? कोणों का रेखीय होता है। क्योंकि आपने क्या शब्द लगा दिया? आसन। देख लो आसन की क्या परिभाषा बताई थी? आसन, अरे भाई आसन ने लगा दिया ना, आसन के साथ क्या लगा दिया? संपूरक, तो 90 तो ही गया। तो आसन संपूरक कौन? कोणों का रेखीय होता है। आसन संपूरक कोण कोणों का रेखीय होता है। एक क्वेश्चन लिखा छोटा सा, टू एक्स माइनस 15 डिग्री व एक्स माइनस कोणों का रेखीय गुण बनाते हैं। 2x माइनस 15 डिग्री और x प्लस 5 डिग्री कोणों का रेखीय गुण है। तो एंगल कितने कितने? कोण कितने?
देखो अब ये रेखियों अगले ने खुद ने बोल दिया ना, तो ये कितना हुआ 180 हुआ। तो देखो तो 2x माइनस 15 प्लस x प्लस 5 बराबर 180, तो हो गया 3x, और ये कितना हो जाएगा आपका 170 190 होगा। टैक्स हो जाएगा 190/3, तो एंगल कितना होगा, अरे ये एंगल नहीं है, एक्स की वैल्यू नहीं है, एक्स की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी ना, एंगल तो ये है, ये थोड़ी एंगल है, अरे एंगल थोड़ी एक्स की वैल्यू निकालिए, तो एंगल क्या क्या होंगे, एंगल पूछा ना मैंने, तो एंगल होंगे एक तो 2 इंटू 190/3 माइनस 15, और दूसरा होगा 190/3 प्लस 5, ये एंगल होगा। ठीक है, ये θ1 हो गया और ये θ2 होगा, ये आंसर होगा। आगे चला, अब एक इंपॉर्टेंट 4 एंगल और सुन लो, फिर अपन सवाल करेंगे जो अपन करें। ये दो रेखा है, और ये दो रेखा है, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन। तिर्यक रेखा, दो रेखा है ए बी मान सी डी, और ये मान लो ई है, तिर्यक रेखा। देखो 4 एंगल का निर्माण इधर हो रहा है, 1 2 3 4, और 5 6 7 8, थोड़ा सा क्रम से ऐसे रखना, जिससे मैं थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें कुछ नाम है इनके, एक तो होता है इसके अंदर पूरक वो सॉरी संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, संगत कोण नाप देखना कौन से संगत, तो यहाँ पे एक लो ना, एक का संगत 5 है, मतलब क्या करना है, जो रेखा के एक तरफ के त्रियक रेखा और एक रेखा के एक और ऊपर है ना, जैसे ऊपर ऊपर है, ऐसे दो का संगत क्या हुआ है, ये लाइन से नीचे, तो इस लाइन को नीचे देखना, ठीक है। तो संगत कौन 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 से इसके अंदर, जिसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एक का संगत क्या हुआ, एक का संगत 5। अब मैं पेयर बताता जा रहा हूं, ऐसी 4 का हो गया 8, देख लो, ऐसे 2 का बोलो, 2 का 6, अरे तुमसे सवाल ऐसे ही आएगा कि बताओ एक का संगत कौन गया है, बस इतना से सवाल है, छोटा सा, कुछ ज्यादा नहीं, 5, 4 का क्या है 8, 2 का 6, 3 का 7, एक तो ये प्रकार है इसके अंदर जो पता चलता है। ठीक, दूसरा है इसके अंदर, देखो ये 3 4 6 5 है ना, इनको तो बोलते हैं अंत्य कोण, अंदर अंदर के कोण है, और 2 1 7 8 इनको बोलते हैं बाह्य कोण, फिर इनके नाम लगा देंगे क्या क्या है ना, तो एक थोड़ा ध्यान ना, ये 3 4 एंगल लगा के, और 6 और 5 ये तो लगता है अंत्य कोण, ठीक है, और 2 1
और 7 8, ये देखो बाहर गए बाउंड्री के, ये वाला, ये बाउंड्री के अंदर अंदर ना उनको अंत्य शब्द लगाना है, और बाउंड्री के जो बाहर है उसको लगाना है बाह्य कोण, बाह्य कोण। अब इनके आगे देखो क्या क्या है, ठीक है, ये नाम है थोड़े से। अब अपन बोला एकांतर अंत्य कोण, अब क्या लगा दिया ना, हाँ अंत्य कोण, अंत्य कोण में से छाटना, एकांतर अंत्य कोण अंदर अंदर होंगे। अब एकांतर छापना, एक होता है एकांतर बाह्य कोण, अंत्य कोण समझ में आया नहीं आया? अंत्य कोण को ना इस बाउंड्री के अंदर अंदर के सारे एंगल है, अंदर अंदर दोनों बॉडी के अंदर आना चाहिए, ऊपर कोई परत नहीं हो। बाह्य कोण में देखिए 1 और 5 के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, बाहर ऊपर नहीं है ना, बाहर हवा में ही है। ऐसे ही 7 और 8 बाहर है, तो इनको तो बोलते हैं अंत्य कोण और इनको बोलते हैं बाह्य कोण, ठीक है। तो इस नंबर 2 को हटा दो, जिससे अपन बता दें, ये तो मेरा नाम दिया, फिर जिसने दी कंफ्यूजन हो जाओगे आप, इसको हटा दो थोड़ा, यहाँ पे देता है एक आगे। अब यहाँ ये तो अपन को थोड़ा ध्यान रखना है, ये काम आएंगे ये, ठीक है। हाँ, तो अगला जो एंगल है ना वो अपना है एकांतर अंत्य कोण। अब देखो 4 जो होता है ना, 4 जेड की आकृति बनती है, तो 4 का एकांतर अंतर कोण को 6, ये 4 अंदर से छाड़ना, तो 4 का पेयर क्या आएगा 6, ये रहा एकांतर, तो 4 का क्या हुआ 6, और ऐसे 3 का क्या होगा, ये 3 वाले का 5, तीन का 5, ठीक है। तो अंत्य का, तो इसका तो ये है और इसका ये है इधर, और कोई है क्या इनका, सारे ले लिए जितने लेने थे। तो सबसे पहले तो संगत कोण समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। और ये हो गया एकांतर अंत्य कोण। अब होता है एकांतर बाह्य कोण, क्या एकांतर बाह्य कोण, इधर लिख देता हूं, इधर जगह के। तीसरा है एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण में देखो बाहर, देखो ये एक है ना, ये एक का बताओ कहां होगा, जेड की शेप बनी से थोड़ा ये इधर आ रहा ना, ये तो ये आएगा 7। एक तिर्यक रेखा के एक और होता है, एक तिर्यक रेखा के इधर होता है, जैसे ये था, ये किधर था तिर्यक रेखा के, एक तिर्यक रेखा ये आ गया। ऐसे ही 3 का इधर था तो 5, ऐसे ही आपका एक है बाह्य और इसका बोलो एकांतर बाह्य कोण 7, और 2 का 8, ये इसका हो गया, इसका एरो लगाते जाओ जिसे पता ये इसका है, ये इसका। क्वेश्चन ही ऐसा ही है, अब देख लेना यार इसमें कि एकांतर बाह्य कोण 1 है, तो उसका एकांतर बाह्य कोण क्या है 1 का 7, ठीक है। तो एक तो हो गया संगत कोण, एक हो गया एकांतर अंत्य कोण और एकांतर बाह्य कोण। एक और आता है अंत्य कोणों का, तिर्यक रेखा के एक और का अंत्य कोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक और के अंत्य कोण क्या क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक और के अंत्य कोणों का योग, किसका योग पूछना बोलो, इसका मतलब लैंग्वेज क्या मतलब है इसका, ऐसे आ जाए लिखा कर, तिर्यक रेखा के एक और के अंत्य कोण का योग क्या मतलब, किसका योग करवाऊं, भाई ये लैंग्वेज है तो किसको जोड़ूं, जोड़ तो कुछ भी आ सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनके लिए किन किन कोणों को जोड़ूं नाम ही है। तो सबसे पहले तो अंत्य कोण से, फिर तिर्यक रेखा के एक और के, तो किस किस को जोड़ूं, तो कोण 4 के साथ 5 जोड़ूंगा और कोण 3 के साथ 6 जोड़ूंगा, जोड़ के आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जोड़ने के लिए वो आएगा वो दे देगा। तो क्या होगा 4 + 5 और इधर आएगा 3 + 6, या तो ये होगा यही होगा। एक और भी तो शब्द लगा दिया ना, तो 4 के साथ 5 और 3 के साथ 6, ऐसे आ जाए तिर्यक रेखा के एक और के बाह्य कोणों का योग,
इसको देख लो। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, जगह नहीं है, फिर इसको डायग्राम मेरे को दिक्कत आएगी मिटाने में, है ना, दिक्कत वही चलता रहेगा। ठीक है, इतना सा मिटा देता हूँ खाली। चीज तो काम किया यार, ये मैंने देखा यार, मैं तो भाग रहा हूँ डर के मारे से, मतलब पता नहीं क्या गई यार मेरे से। मैं पता ये डिजिटल चीज से इतना डरता हूँ कि मेरे को सिर्फ फोन करना आता है, फोन सुनना आता है, ना तो मेरे को मैसेज करना आता है, ना मेरे को व्हाट्सएप करना आता है। मेरे बेटा कहता है पापा आप कौन से इंजीनियर हो, भगवान जाने, क्योंकि आपको व्हाट्सएप करना नहीं आता, मैसेज करना नहीं आता, कि आपको मैसेज आते रहते हैं, ये पूछो कब बैच है, क्या आप किसी का जवाब ही नहीं देते। मैं ये कहता करेगा फोन में बात कर लेना, कौन मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो इसको देख के मैं घबरा जाता हूँ यार, पता नहीं क्या ऐसे, मैंने पता नहीं कहीं गलत ना हो जाए ये काम। तो ये तिर्यक, अब बता तिर्यक रेखा के एक ओर के, तिर्यक रेखा के एक ओर के बाह्य कोणों का योग, अब किसको छोड़ू बताओ, बाह्य कोण में कौन कौन सा है? एक के साथ तो क्या आएगा आ, और इसके साथ क्या आएगा, दो के साथ आ। मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको ये कहना है, इसको ये कहना है, इसको ये कहना है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। क्या हो सकता मुझे नहीं पता, लेकिन रिलेशन कब बनेगा बताऊंगा, क्योंकि अपन ने जो दो रेखा बनाई है ना वो रैंडमली खींच ली कैसे ही। अब इनमें रिलेशन पूछे क्या रिलेशन है, तो आप कुछ नहीं बोले सर मैं नहीं पता रिलेशन, क्योंकि आपने कुछ शर्त तो लिखी नहीं। अब रिलेशन क्या आएगा कि ए बी और सी डी यदि समांतर हो जाए, कंडीशन क्या डाल दी, हाँ, अगर ए बी और सी डी समांतर हो जाए और तिर्यक रेखा काटे फिर तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो जो संगत कोण छांटे तो उनके अंदर बराबर लग जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, समांतर। उल्टा भी बोल सकते हो कि संगत कोण बराबर है तो वो रेखा समांतर है, वाइस वर्सा भी सही है। ए बी और सी डी अगर समांतर हैं तो एकांतर अंत्य कोण भी बराबर होते हैं, वो बराबर लग जाएगा, शब्दों में लिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन बराबर कब लगाया, तो ए बी और सी डी क्या हुआ, समांतर। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एकांतर अंत्य कोण बराबर है तो वो रेखा समांतर है। ठीक है, तीसरा है कि अगर ए बी और सी डी समांतर है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्य कोणों का योग 180 होता है। 180 कब लगा, हाँ पेयर तब है ना, कि आपने अभी जोड़ जोड़ लिखा था, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन योग 180 टिका दूंगा सब पे। अगर ये योग 180 हो गया तो दोनों रेखा समांतर भी, और दो रेखाएं अगर आपस में समांतर हैं तो एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। बाह्य ही तो लगाया ना, तो अब इसको एक लिख लो आप चाहो तो, इसको अब नोट करो, यदि ए बी व सी डी रेखा समांतर है, अब ऐसी स्थिति हुई, ये डायग्राम हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका ए बी और सी डी। यदि ए बी और सी डी रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण तो वो तब भी थे, नाम तो संगत कोण ही था, हाँ, लेकिन वो बराबर का शब्द नहीं लगा तो संगत कोण के सब, ये संगत कोण क्या, अगर सवाल ही आ जाए कि संगत कोण बराबर होते हैं, गलत है। आपने इतना से बोला क्या पता वो रेखा समांतर ही नहीं हो, संगत कोण तो नाम है खाली। अगर ये हो ना संगत कोण बराबर होते हैं क्या, कुछ भी नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी सकते, क्योंकि आपने समांतर शब्द, लेकिन समांतर रेखा आएगा तो संगत कोण बराबर। संगत कोण तो अगर बराबर नहीं होती ना समांतर, तो भी संगत कोण नाम तो पहले भी था, आए पास में, तो कंडीशन डाल दी कि संगत कोण बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी सही है, इसको लिख लो, इसका उल्टा, उल्टा क्या, हाँ उल्टा सही है, मतलब अगर संगत कोण बराबर है तो
ए बी और सी डी समांतर रेखा, मैं पूरी लाइन लिख रहा, तो सीट में सब लिखा हुआ है, ठीक है, वही है। दूसरा इसके अंदर एकांतर अंत्यकोण भी बराबर होते हैं, अंत्यकोण, एकांतर अंत्यकोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा का मतलब अगर एकांत अंत्यकोण बराबर तो ए बी और सी डी समांतर रेखा, इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, तीसरा एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर अब मैं तो को नंबर नहीं लिखा है, बाह्य कोण मैंने पहचान बता दी, बराबर लगा देना उनका, बार बार लिखो क्या मतलब, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर। तुम्हारा बीएससी का भी चलता रहेगा ना, तो सही रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, नहीं मेरे बहुत प्रेशर रह जाएगा यार क्या, तो अब मैंने अभी से चालू करवा देता, 12 बजे तक रहेगा, अभी मैं बोल दूंगा जब से बीएससी चालू, मतलब मंडे से जहां तक मैं चालू करा दूंगा, मंडे से। एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होता है, इसका हाँ वाइस वर्सा बोलते हैं इंग्लिश में, इसका उल्टा भी सही है। अब चौथा, ये मेन लाइन, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्य कोणों का योग 180 होता है। दो जोड़ बताए थे ना, वहां पे क्या योग लगा, 180। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्य कोण का योग 180 होता है। वाइस वर्सा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। अगर तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्य कोणों का योग 180 हो जावे तो दोनों रेखाएं समांतर है, इसका उल्टा भी सही है। और 5वां पॉइंट भी लिख लो जो मैंने लिखा है, तिर्यक रेखा के एक ओर के बाह्य कोणों का योग भी 180 होता है। तिर्यक रेखा के बाह्य कोण एक ओर के, तिर्यक रेखा के एक ओर के बाह्य कोण 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ओर के बाह्य कोण का योग 180 होता है, इसका उल्टा भी सही है। ये अभी क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज है जो लिखेगी। बता लिया? ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये लाइन पैरेलल है सब, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, ये एक तिर्यक रेखा काट दी, ये अगर 72 डिग्री है तो आपको बताना ये एंगल कितना होगा, एक तो ये बताना, और एक एंगल आपको ये बताना, ये θ1 बताना, एक θ2 बताना, और एक आपको ये बताना अल्फा, ये 3 एंगल बताना। ये 72 डिग्री है तो आपको θ1, θ2 और अल्फा बताना।
देखो ये इसके समांतर है तो ये बेहतर ही होगा। संगत कौन, समांतर सब बेहतर, ये भी बेहतर होगा, पैरेलल ये से बेहतर होगा, तो ये आपका बेहतर होगा, ये तो बेहतर होगा। पहला उत्तर तो यहाँ पर करते जाओ अपना बजट, नहीं फिर ये आपका बेहतर होगा। ये 180 की लाइन है तो ये एंगल घटा लो इधर, 160 हो गया, नहीं होगा। ये बेहतर है तो ये बेहतर होगा, ये क्या होगा, सी समूह हो गया, इधर भी आ सकते हो, सी समूह का भी ध्यान रखो, 2 लाइन क्रॉस करते हो, सी समूह भी तुम पढ़ा रखा है, नहीं ये बेहतर हो गया, ठीक है। और ये कितना होगा, ये आपका बेहतर, अच्छा ये 180 की लाइन है तो ये 160 हो गया एक तरफ, क्योंकि ये कौन और ये 180, क्योंकि अंदर अंदर कौन होगा 180 होता है, पैरेलल है। और ये सी समूह हो गया वापस 160। किसी भी तरीके से चले जाओ, ऐसा नहीं कि जो भी आपको परिभाषा कि सब मेरे को ये ध्यान है, तो आप जो भी तुम्हें अच्छा लगे इनमें से किसी की हेल्प ले सकते हो, हेल्प लेनी है कोई से भी ले लो, नहीं है सर। अब एक सवाल और देखो, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन खींच दी मैंने, ये लाइन खींच दी, अब ध्यान रखना 2 लाइन खींची मैंने, ठीक है। ये अगर 108 है तो ये कितना होगा, भाई ये थीटा है तो 108 है तो वो कितना होगा, क्या करता है तू यार, तू कहाँ जा रहा है यार, रुक जा अपने आप ही, अब तो मैं हाथ भी नहीं लगा रहा क्या ये, हाँ बोलो। ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्रिया रखेगा चारों तरफ एंगल निकाल सकते हैं, दूसरे नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मैं लाइन मान लो तुमने, तो चलो एक्चुअल में तुम एक थोड़ा सा आपने 72 बोला, अगर इस एंगल को मैं थोड़ा सा घुमा देता तो भी 72 बोलता, ये एंगल फिक्स था, इसके अलावा तो अभी तो 72 बोलता। अरे तूने 72 कैसे बोला, इसको देख के मैं इस लाइन को बोलता तो तू क्या बोलता, तो भी 72 बोलता, बोलता नहीं बोलता, अब 72 है क्या, इसका अंदर इस पे इसका कोई लिंक ही नहीं है। तिर्यक रेखा के चारों ओर का एंगल का लिंक है, एक तिर्यक रेखा हो ना तो इसका एंगल बताओ, इस लाइन पे बताओ कोई सही का एंगल, मैं इसको नहीं बना, इससे नहीं बना सकता। देखो सारा डायग्राम क्या था, तिर्यक रेखा के चारों ओर, तिर्यक रेखा के चारों, आपने एक तिर्यक रेखा का एक एंगल बताया तो दूसरी तिर्यक रेखा के आप उसके साथ पूछ रहे हो, नहीं आई बात समझ, आपने डायग्राम बनाया इसका, अब पूछ रहे हो इसका, आप इसका डायग्राम बनाओ, मैं सारे बता दूंगा इसके चारों तरफ, इनमें लिंक बता सकता हूँ, ये इनका बता सकता हूँ खाली, क्योंकि आपने ऐसा बताया नहीं कोई लिंक, इसने तो इसका कोई लिंक ही नहीं है, इसको तो मैं और थोड़ा तिरछा कर दूं तो ये क्या मतलब इसके हिसाब से सेट होता रहेगा क्या, ये तो 108 फिक्स हो गया, ये क्या कर लेगा, नहीं आई बात सुन, तो उसको तरह ज्ञात नहीं कर सकते, बात आई नहीं आई सुना जो मैं बोलना चाहता हूं, तो तरह आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। चलो अब अपन चालू करते हैं एक्सरसाइज। अब तुम्हें मैंने कहा ना अगर नंबर मिले तो आप शीट खोल लो, बस खाली शीट में देखो, उसमें मिला लो कोई नंबर एक दूसरे को हो गया और शीट डाल देना, और जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो अपन को उतारना पड़ेगा। एग्जाम्पल सवाल भी उतारना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उसको वीडियो को देखो, नहीं वीडियो देखोगे फिर टाइम खराब करोगे, वीडियो तभी देखो जो कुछ चीज समझना आए। हाँ वो कागज लास्ट में दे जाना मुझे, लास्ट में भी, हाँ दे देना, एक पन्ने पे दे जाना, एक पन्ने पे सब दे देना, जोड़ दूंगा सबको, जो भी सिस्टम मेरे को नहीं आता, पता नहीं क्या करेगा भगवान जाने। एक कागज पे एक लिखो, सब फाड़ने की जरूरत है, एक कागज पे सारे लिख देना नाम, हाँ अपना मोबाइल नंबर, बस अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख देना, कैसे पढ़ता है। हाँ देखो अब बताओ सवाल ये था, अभी दूसरा सवाल है, इसे उतारने की जरूरत नहीं है, सवाल नहीं उतारोगे। चित्र में बताए निम्न में से कौन सा कोण युग्म संगत तो कोण नहीं है, कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। देखो अब देखते हैं 1 और 5, 1 का 5 संगत है, ये सही है, गलत तो दिया। 2 का 6, 2 का 6 भी सही है, नहीं है बोला ना। 3 का 7,
3 का 7 भी सही है, और 3 का 5 नहीं है। अरे नहीं आ गया, ठीक है। शीट नंबर बस इतना लिख लो, दूसरे का उत्तर खत्म, तुम सीख लिया, खत्म कर दो। ये बता क्वेश्चन उतारने से सीखेगा क्या? क्वेश्चन तो तेरे पास शीट में लिखा हुआ है ना, बार बार उतारने की जरूरत क्या है? तो डिजिटल का कुछ तो फायदा मिले मुझे, इसलिए तो सारी चीज में टाइम इसलिए करा था सुबह का, तो मैं 1 घंटा उस वीडियो के अंदर ये करा रहा हूँ, सारे काम चेंज करा रहा हूँ, जिससे तुम्हारे शीट के सारे सवाल होते जाए। ये आगे बढ़ो। निम्न कौन युग में से आसन कौन नहीं है? देखो आप पहले देखो ओ ए, एक तो सबसे पहले ओबेनिस्ट ओबी देखो, एक बीटा इधर लिख रहा है, एक अल्फा लिख रहा है सही है भाई, ओबी हो सकती है लाइन में, क्या दिक्कत है? एक ये देखो किस लाइन से मेजर है भाई, एक कॉमन लाइन पकड़ो, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता? अरे मैं क्या करूं, ओबी को मान लेता हूं ना कॉमन, हो सकता है। इधर देखना, ये भी यहाँ पे ओबी से ये एक लाइन, ये देखो ये लाइन यू जा रही है और एक लाइन यू जा रही है, ये गड़बड़ है। क्या कर रखा है? ओए से दोनों एक तरफ ही जा रहे हैं, ओए से दोनों, आया नहीं ऐसा? मैंने कहा ध्यान रखना, मैंने बोला था कि गलती मत कर देना। हाँ, ओबेनिस्ट रेखा के विपरीत बने हो कौन? जिस लाइन से नाप रहे हो ना उसके अपोजिट। अब तुमको कुछ समझ पता, अब ये थोड़ा सा अंदाजा लगा लो कि ये एंगल तो बिल्कुल गलत दिख ही रहा है, आपको कहां से नाप रहा है, और तो बिल्कुल एक लाइन से इधर बन रहा है ना। आया नहीं आया? नंबर ये है ना, देखो दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, सबसे पहले ए बी पैरेलल सी डी आती है वो सारी परमें याद हो जानी चाहिए। ए बी पैरेलल सी डी आते ही वो सारी परमें अपने दिमाग में फिट हो जाएंगी, जो जो आसन कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, सॉरी एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और अंत्य कोण का योग 180 होता है, और एक कोण के बाह्य कोण का योग भी 180, वो याद रहना चाहिए। हाँ बोलो, ए बी पैरेलल सी डी हो तो एंगल 1 और 1 2 का योग क्या होगा? एंगल 1 और 2 का योग क्या होगा? देखो ये 50 है ना, तो ये 50 होगा, ये हो गई जेड की शेप, 50 चला गया। अरे 180 नहीं होगा, 180 तो एक तरफ का होता है, ये तो एक इधर है 2 इधर है। हाँ अच्छा, ये 110 है, ये 180 का ही हो गया, ये कितना होगा? 70। भाई ये तो 180 के साथ 70 ही बनेगा, और ये 50 बनेगा, तो 50 और 70 जोड़ लो, तो आ जाएगा 120। नहीं आया? चला आगे। दिए गए चित्र में 5वां नंबर 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लो आप शीट में, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी का, दो ये बी लाइन है ना, इसको बी लिख लेना, यानी लिखा होगा ए बी पैरेलल सी डी बी ए ई एक्स, मतलब ये बी ए ई एक्स है, और ए ई डी ये है वाई है, ई डी सी 30, ये 30 है, एंगल एक्स और एंगल वाई का योग क्या होगा? ये एंगल और वाई का योग, लेकिन ये लाइन है ना ईडी इसके पैरेलल नहीं है, अगर ये पैरेलल होता ना तो मैं इसको 180 कर देता। सवाल देख लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली। और तुम्हें ऐसे लगता है ना कि नहीं होता तो डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, मेरी तरफ कोई बना नहीं है ऐसे कि सर ये तो ऐसे लग रहा है कि बस मुंह जवानी चल रहा है। अगर आपको लगता है तो आप डायग्राम तो बनाना चाहो तो बना सकते हो, थोड़ा ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा? देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा तो तुम जो अपनी तरफ दिमाग लगा रहे हो ना, नहीं आएगा ऐसे। इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, पैरेलल लाइन ऐसा होना ना इसके बीचों बीच, ये मान लिया मैंने, ठीक है ई एफ मान लो, लेकिन पैरेलल लाइन कहां से होना ना, इसके नुकीले से जावे, कहां से? इसके जॉइंट से। अब अपन ये कहें ए बी ई एफ और सी डी तीनों पैरेलल हो गई, ठीक है,
हो गया। अच्छा ये एंगल एक्स है, अच्छा ये 30 है ना, ये 30 दोनों, तो ये 30 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल एक्स प्लस वाई है ना, एंगल प्लस एक्स प्लस वाई पूछा, एक्स का मुझे आता पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो वाई के दो हिस्से हो गए, एक y1 और एक 30, वाई के दो पार्ट हो गए, तो इसके y1 प्लस 30, एक्स का मुझे नहीं पता, y1 का नहीं पता, लेकिन इन दोनों का जोड़ 180 होगा। आधा पार्ट मैंने उधर दे दिया, एक्स के साथ जोड़ दिया तो y1 हो गया, तो y1 और xy तो पेयर क्योंकि अब तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर कोणों का योग 180 होता है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, थ्योरम है। और 30 मैंने एकांतर से ले लिया इधर का, नहीं आया समझे, तो कितना आ गया, तो ये तो हो गया 180 प्लस 30 210 210। बना लो डायग्राम को, इसमें जो डायग्राम करा ना तो उसको तो कर लिया करो, जिसमें अपन को थोड़ा सा फिगर वगैरह करना है तो बनाना चाहो तो कर लो, बाकी मुझे कोई दिक्कत, बाकी तो वीडियो है घर पे ही देख लेना, ये फायदा ये और है। सवाल तो समझ आएगा ना मैं करा कैसे सॉल्यूशन। आगे चले, बता लिया। शीट खोल लो, सीट से बना ले डायग्राम, तो सीट से भी पढ़ा है, सीट में बना लेना, नंबर दे दिया तो क्या दिक्कत है, तो छठा नंबर दे दिया, सीट का डायग्राम रहता है और क्या भाई, डायग्राम तो तुम सीट से उतार लो, कंस्ट्रक्शन यहाँ का देख लो बस खाली। चलो मिटा दो, चलो अब देखो आगे, दिए गए चित्रानुसार ए बी सी डी दो समांतर रेखाओं के बीच बिंदु इस प्रकार है कि पी ए बी 45, पी ए बी, ये 45 कर लेना, 45 कर लेना उसको, करेक्शन है पी है। अरे वो टाइप कराने, ये तुम्हारे लिए तो करना पड़ेगा, जरा जाता है तो देख लिया करो, ये तो दोबारा टाइप हो रहा है ना क्वेश्चन, इस चक्कर में ऐसा हुआ है। और पीसीडी 30 है, पीसीडी 30 है, और भ्रत एपीसी, भ्रत की परिभाषा लिखाई थी, भ्रत वो होता है जिसका योग 180 से ज्यादा होता है, 360 का होता है, एपीसी जो है वो एपीसी है, एपीसी भाष। देखो अब वही यहां से कंस्ट्रक्शन करो, यहां से इस जगह से, मतलब ज्वाइंट नहीं दिखने चाहिए आपको, दो ज्वाइंट अगर है तो उसके बीच में लाइन पैरेलल कर दो, ऐसे मतलब कहने को ना एंगल ऐसा नहीं दिखना, उसके बीच में एक लाइन कर दो पहले, भाई से खींचना। ठीक है, अब देखो ये 45 है तो ये 45 होगा, क्यों, एकांतर कौन, जेड की शेप बन जाए पैरेलल में एकांतर। अच्छा ये 30 है तो ये 180 का पेयर है तो ये 150 होगा, क्यों, तिर्यक रेखा के एक और के अंत्य कोणों का योग 180 होता है, नहीं है इसमें। अब जोड़ लो टोटल, अब ये जो आपका एपीसी आएगा वो 45 प्लस 150 का जोड़ आएगा, तो क्या आ जाएगा 45 प्लस 150 195। आगे सुनो, आगे चले, दिए गए चित्र रेखा में ए बी पैरेलल, अच्छा जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो तो ही रहे, बाकी रिमेनिंग आपको होमवर्क है,
तो बच गया ना वो, कि घर के लिए क्या है, जो मैंने नंबर छोड़ दिए वो आपको नंबर वो करके लाना है, आते पहले उन पे डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे, पहले उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन अपना भी साथ के साथ अपने फास्ट तुमने देख लिया इतने दिन से ये चीज देखी, साथ साथ ही क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं पूरी शीट करा दी फिर करा दी, वो तरह नहीं करता मैं, मेरे तो साथ के साथ ही मामला सही चलता है, जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते जाओ, ये नहीं तो पूरी सीट कराई फिर क्वेश्चन पता बंदा ना तो करे ना हमको समझ आवे, तो साथ ही निपटाते जाओ। हाँ तो दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, एंगल एक्स 30 है, एंगल वाई तो ब्रेथ कोण बीपीडी, वही तरीका। इसमें लाइन आप क्या करो, इस जगह एक लाइन खींच दो, इस जगह से जॉइंट से, मतलब उसी जॉइंट से पास करना, ना तो जॉइंट से नीचे ना ऊपर, जो लाइन पैरेलल दिखेगी 3, मतलब ये अपने लाइन खींच दी। अब देखो इस x को चाहो तो इधर भी x बना सकते हो आप। अच्छा एक पॉइंट और जो पता, एक बिंदु के चारों ओर कोणों का योग होता है ना, एक बिंदु के, जैसे ये है ये है ये, एक थ्योरम और है, इन सब ये 360 होता है कंप्लीट, एक बिंदु के चारों टोटल योग, कभी कभी इधर का पता हो तो इधर का निकाल सकते हो, तो ये एंगल x हो जाएगा तो एंगल 30 हो जाएगा ये। और एंगल y ये 60 है तो ये 60 ही हो जाएगा, तो ये तो पूछा ही नहीं, इसने बाहर का पूछ लिया, तो 3 से 60 में से 90 घटा तो 270 आ जाएगा। एक तरीका है तो ये हो गया, अपन अब बाहर से भी करके दिखा देते हैं। तो एक तरीका तो हो गया 3 से 60 में से अपन ने क्या करा 270, एक तरीका तो अपने पास ये है। अब सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ये है कि अपन अंदर अंदर का ही निकालना है, तो ये अगर 30 है ना तो ये 150 है इधर वाला, ये अंदर, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोण 180 होता है, और ये आपका y कितना 60 है, तो ये यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा, यहां तक का ये हो जाएगा 120, तो 120 प्लस 150 कितना हो जाएगा, ऐसे कर सकते ऐसे 270, मिटा दो, मिटा क्या दो इसको। अब ये थ्योरम है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती है तो निम्न तो कौन सा कथन है, आसन कोण पूरा कोण होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आसन कोण तो पड़ोसी होता है, कितना भी हो सकता है, जरूर थोड़ी 90 की शर्त थोड़ी है। अरे आसन कोण तो ये होता है भाई, गणेश भुजा के इधर कोण, ये एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, खत्म बात। तो आसन कोण पूरा कोण की शर्त थोड़ी है, पूरा आसन कोण संपूरक कोण होता है, ये भी गलत है। सी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सही है तो, और सी सम्मुख कोण संपूरक कोण होते हैं, कौन सा आएगा, ये लैंग्वेज देखना कि सही लिखा है क्या, सीट में क्या लिखा है, देखो सीट में नंबर लिया क्या 18, देखो क्या लिखा, मैंने कहीं गड़बड़ करिएगा, 18वां, क्या, हाँ तो गड़बड़ है। आसन कोण पूरक कोण होते हैं, गलत है, आसन कोण संपूरक कोण होते हैं, एक मिनट, ये सही है सवाल, इसमें दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है, ये भी तो लाइन है ऊपर, दो रेखाओं को काट रही है तो देखना है ना, ये तो सही है ना, ऊपर लाइन, इसको तो ध्यान ही नहीं दे रहे, इसी को पढ़े जा रहे हैं, इसका एंगल बोलो ये दो, अरे ये तो पढ़ो ऊपर लाइन क्या लिखी है,
हाँ, दो सरल रेखा एक दूसरे को परस्पर काटती है। हाँ, ये आ गया ना डायन। हाँ, अब तो ये देख, इसके साथ ये क्या आएगा, इसका एंगल के साथ ये क्या आएगा, ये कहलाएगा इसका आसन, और ये कहलाएगा इसका शीर्षमुख। नहीं आई समझ भाई, ये एंगल, एक तो ये एंगल है, ये इसके साथ ये एंगल है, ऐसे पकड़, तो ये तो क्या हुआ इसका आसन कोण, ये क्या हुआ आसन पड़ोसी, और ये क्या हुआ शीर्षम। तो इन दोनों जोड़ कितना है, सही है। वो तो ध्यान नहीं दिया अपन, तुम्हें से बना लिया डायग्राम, कंडीशन है लगे ना। तो कौन सा उत्तर है, आसन कोण संपूर्ण। गड़बड़ कैसे होगी, एक बार मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसे नहीं है टैप में, समझाया नहीं भाई। आसन तो पड़ोसी का होता है, मैंने बोला था। आसन शब्द आ जाए इधर उधर झांकना ही नहीं है, सिर्फ पड़ोसी को देखना। संपूरक कोण आ जाए तो पड़ोसी की जरूरत नहीं है, आसन आ जाए तो। अगला चला, दिए गए चित्र में ये सब आरपीसी सवाल, पीछे के सारे आरपी मैंने लिखा नहीं है, मैंने कह दूंगा सब पे आरपीसी तो लिख देगा, जिनको लगे मोटिवेशन के आप हम एग्जाम की कर रहे हैं सवाल। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी ई एफ जी एच, मतलब ये एंगल यहाँ तक का है, एक्चुअली बना लो डायग्राम, यहाँ तक का है ये एंगल, यहाँ तक तो थीटा का मान होता ना। तो आप ऐसा करो, इस लाइन को ड्रॉ कर लो आगे तक पैरेलल, क्योंकि ये है ना, ये लाइन पैरेलल है, कौन सी, के एल और जी एच, ये एच है, जी एच 111 नहीं है, एच है ये, शीट में देख लेना, सेट में तो सबसे अब ये पैरेलल है तो उसको आगे बढ़ा दें। लो, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, संगत कौन, सीधा बढ़ा दी इसके पहले, ठीक है। पैरेलल तो ये लाइन भी आपस में पैरेलल है, क्या लिखा देखो, जी एच और के एल पैरेलल है, तो ये 60 है तो ये 60 होगा, तो ये एंगल कितना होगा 120, नहीं 60, सॉरी 60 शीर्षमुख, तो ये इतना सा एंगल कितना होगा, ये इतना सा होगा, क्योंकि ये दो लाइन भी तो पैरेलल हो गई भाई, ये दो लाइन पैरेलल हो गई, तो अगर मैं इसका करूंगा तो इन दोनों का होगी तो 180 आएगा। ये तिरक रेखा, ये देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये तिरक रेखा है, और दो लाइन ये है तो ये तिरक रेखा, और ये लाइन है तो ये तिरक रेखा, तो अंदर अंदर कौन कितना होगा 180, दो पैरेलल। तिरक रेखा तो ऐसे भी तो हो सकते हैं, जो थोड़ी यही रहे, ये समझा। अच्छा, ये आपका 25 है तो ये 25 हो जाएगा इतना सा, तो योग तो पूरा है ना कंप्लीट, तो 25 और 120, समझाया डायग्राम भाई। ये आपका 60 है तो ये 60, ये 60, ठीक है, और 60 के बाद क्या होगा, ये आपका इतना, अरे क्या चक्कर पड़ गया तेरे साथ, ठीक जाऊंगा 2-4 दिन, पता नहीं कौन सी क्या चीज लग जाती है, पता नहीं भगवान कौन सा क्या ले लेता है, भगवान तो कौन सा कमांड ले लेता है, ये पता नहीं चल रहा है, अपने आप ही ले लेता क्या करो, क्योंकि मैं तो कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर रहा इससे, डर रहा हूँ मैं, पैसे डरता हूँ यार कि कुछ हो ना जाए इसको। तो कितना गया 120, और ये देखो ये आपको टोटल एंगल तो यहाँ तक का है ना, तो ये 25 आ जाएगा, क्योंकि ये शीशम को इतना सा, तो 25 और 120 145, आया नहीं आया, चले, और फिर भी घर पे ट्राई कर लेना, नहीं आया तो बता दूंगा फिर, ऐसे कोई दिक्कत। अब देखो दो गैर समांतर रेखाएं एल और एम, गैर कौन अलग अलग, हिंदी ज्यादा यार, पिछले हिंदी शब्द आती है, ये तो गैर है यार, अपना थोड़ी है, सुना है कभी नाम, बोले प्योर हिंदी लिखी यार किसी ने, पेपर बनाने वाला कोई मारवाड़ी वगैरह होगा। दो गैर समांतर रेखा एल और एम इस प्रकार है कि एक रेखा एन दोनों रेखाओं को विशिष्ट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो जैसे कि तुम्हें कहा, तो निम्न में से कौन सा एकांतर, अच्छा एकांतर बाह्य कोण का युग्म है, देखो एकांतर बाह्य कोण देखो पहले बताओ क्या है, ए बी और एच जी, बस अब देखो इसके अंदर क्लियर, एंगल ए का जी सही है, अरे ए का तो यही है भाई, ये है सही तो है, ये तो सही है। अगला डी और ई, डी तो अंदर का भारी भारी कटक, ए और सी, ए सी ये अंदर है ये बाहर है, अलग हो गए, और डी और एफ,
डी और एफ, ये भी गलत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, ये मैंने उतार लो, ये एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल है तो पूरा उतारना पड़ेगा आपको सवाल। ठीक है, एग्जांपल आपको नहीं तो आपको, ये तो एग्जांपल एक आध लिया और मैंने बहुत लिया, मैंने एग्जांपल 11th 12th में तो बहुत लिया, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में डाल दिया, जिसमें मैंने तुमको दोनों फायदा हो, ऐसे नहीं सीट से नहीं, थोड़ा बहुत से भी फायदा हो, जो अच्छे सवाल है, दिमाग घूमेगा इसके अंदर। हम्म, और अपने तुम्हारे साथियों को बता देना, हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा सर मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को ये बता देना कि भाई सर अब हमारे साथ इस तरह के दुआ करते हैं, हमको इतना परेशान कर रहे हैं, देख लीजिए सर, ये भी चल दिया, ये भी कर रहे हैं, ये भी करा रहे हैं, सोल्यूशन भी करा रहे हैं 11th 12th की सीटों का, वो भी कराना चालू कर दिया मैंने, ऐसे नहीं है, कोई चीज़ कमी नहीं, टेस्ट वेस्ट का कमी नहीं करूँगा, जिससे कि अच्छी मेहनत हो। चलो, ए बी पैरेलल सी डी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, अच्छा देखो अल्फा क्या चीज़ है, ये बीटा ये है और गामा ये गामा, बताओ। कैसे कितना आएगा, तो कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूँ, देखो एक लाइन ये ए बी, ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, एक लाइन अपन इसे पैरेलल खींच देते हैं इसके बीचों बीच, ठीक है, तो ये गामा है ना, ये गामा अंदर आ गया ऐसा कैसे ही, अरे गामा तो ये भी तो गामा ही है ना, पिंडा का ये भी गामा है, अंदर मतलब अंदर अंदर का जोड़ूंगा, बाहर गामा को छोड़ दो, जोड़ना है तो गामा अंदर ले लिया, अब गामा के दो टुकड़े हो गए यहाँ पे अंदर इस लाइन खींचने से, एक हो गया गामा 1, एक हो गया गामा 2, एक हो गया गामा 1 और एक हो गया गामा 2, मतलब गामा को मैं गामा 1 प्लस गामा 2 लिख सकता हूँ, पूरे एंगल के दो से कर दी, नहीं है समझ? तो ये हो गया अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा, ये तो करना है, अब इसके दो को टुकड़े कर दिए, एल प्लस गामा 1 और गामा 2 प्लस बीटा, इन दोनों को एक तरफ, अब बताओ अल्फा प्लस गामा 1 का कितना होता है, दो पैरेलल के अंदर अंदर कोण हो गया ये, अरे ये और ये गामा 1 कितना हो गया, और ये गामा 2 और बीटा का योग कितना हो गया, तो 360 हो गया ना, अभी नहीं आया समझ? ठीक है, ये खत्म, आज के लिए इतना लेते हैं, फिर आगे दो दो कराएंगे।